तो इस सिलसिले में ये दिल्ली गवर्नमेंट की कमी है और मैंने इसको खुल के कहा भी है और दोबारा कहता हूँ कि हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दिल्ली में पिछले दिनों बहुत बड़े एक तरह से इसे फसाद भी कहना मुश्किल है, बहुत ही प्लान किस्म की किलिंग हुई हैं लोगों की, और जिसके साथ में पुलिस नज़र आई है। बाकायदा ऐसी वीडियोस आपके सामने हैं कि पुलिस साथ में है, इशारा करके भीड़ को एक तरफ हमले के लिए ले जाती है। और इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं। तकरीबन 50 के आसपास अब तक मरने वालों की तादाद बताई जा रही है। इसके अलावा अभी अस्पतालों में बहुत लोग हैं, गायब हैं। दिल्ली में इस वक्त माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब। आपने बिल्कुल एक नए तरीके से कमीशन में काम करने की कोशिश की है। हम अब से पहले भी देखते रहे हैं कि बहुत से इश्यूज़ को आपने बहुत ही सीरियसली लिया है, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार में। आप ये बताइए कि पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से आपको हुई है, और उसके बाद में मैं आपसे मालूम करूंगा कि कमीशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है, क्योंकि आपने एक लंबे अरसे से एज ए जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एक बहुत ही ज़िम्मेदार पोजीशंस में आप रहे हैं। आप बताइए कि ये दिल्ली में, राजधानी में इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, आपको क्या लगा इस पूरे एक नए तजर्बे के तौर पर? देखिए, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। ये कहना मुश्किल है किस चीज़ से ज़्यादा पहुंची है। जी जी जी। एक तो ये कि राजधानी एक ऐसी जगह है जहां पर 80,000 पुलिसमैन हैं यहाँ पे इस वक्त, 80,000 छोटे से एरिया के अंदर। और उसके बावजूद ये चीज़ इतनी मुनज़्ज़म तरीके से होती है, चुन चुन करके मुसलमानों के घरों, दुकानों और उनके वर्कशॉप वगैरह पर को न सिर्फ आग लगाई जाती है, बल्कि कुछ केसेस में वहाँ पर गैस के सिलेंडर जो है जला करके डाल दिए जाते हैं ताकि वो पूरा ब्लास्ट हो और पूरी बिल्डिंग और पूरा घर जो है वो सब तबाह हो जाए, छत तबाह हो जाए, आपकी दीवारें सब पूरा मकान ही तबाह हो जाए। जी, वो मतलब इस लायक नहीं रहेगा कि उस हालत में रहे। लेकिन वो हमने देखा कि लोग कह रहे हैं इसमें हम रहेंगे, मान ली किस वक्त कौन हिस्सा गिर जाएगा। तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि ऐसा हो, और इसी के साथ साथ बहुत ताज्जुब की बात है कि पुलिस इतनी खुलेआम दंगाइयों का साथ दे या खड़ी रहे। दोनों चीज़ें हुई हैं। शायद वहाँ कहीं उन्होंने मदद भी की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह कि बिलउमूम जो बहुत सी वीडियोज़, एक दो वीडियो नहीं है, बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि हमारे जो मकामी हिंदुस्तानी जो वेबसाइट्स वगैरह उसके ऊपर मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, इंडिपेंडेंट की, गार्डियन की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, न्यूयॉर्कर की वगैरह वगैरह, उस सब पे मौजूद हैं। ख़ुद यहाँ पर जो है मतलब वायर वगैरह में बहुत काफ़ी मौजूद हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई शाज़ बात थी, बल्कि एक उमूमी बात थी जो हुई है। और तीसरी ये बात ये है कि बड़ी अजीब बात है कि एक ऐसे वक्त में जबकि हिंदुस्तान में अमेरिका का सदर आया हुआ था और सारी दुनिया के जो है मीडिया यहाँ मौजूद था, उस वक्त इन बेवकूफ़ों ने, जो इससे मालूम होता है कि उनको इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क के दुश्मन है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, और सारी दुनिया बजाय इसके कि ट्रम्प के दौरे के बारे में कवरेज मिलता उनको, वो देखती है क्या वहाँ हो रहा है, बल्कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है उसका वो मंज़र देखा जिसके अंदर घर जलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर लोग भाग रहे हैं। ये सब मंज़र देखे। तो ये लोग जिन्होंने किया है, जिनमें से यानी वो लोग बहरहाल जो पार्टी हुकूमत करी उसी के लोग थे। कपिल मिश्रा उन्हीं का आदमी है, और दूसरे अनुराग जो ठाकुर वगैरह इन्हीं के लोग हैं। तो ये लोग जो है अपने अमल से इन्होंने साबित किया कि ये मुल्क से ये मोहब्बत करने वाले लोग नहीं, बल्कि इसको बेइज्जत करने वाले लोग हैं। और एक और चीज़ जिससे हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है वो ये कि ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि
हमारे पास दलील मौजूद है और हम वहाँ देख करके आए, हमने फ़ोटो भी उसका जो है रिलीज़ किया हुआ है कि बाहर से, अब दिल्ली के बाहर से या दिल्ली के किसी और एरिया से, लेकिन उस इलाके के नहीं, लोग आए, तकरीबन 2000 लोग आए। मुमकिन एक और जगहों पे और भी आए हों, लेकिन मैं 2 स्कूलों की बात कर रहा हूँ कि शिव विहार के अंदर 2 स्कूल मिले हैं। एक है राजधानी पब्लिक स्कूल और एक है DPR कॉन्वेंट स्कूल। ये 2 स्कूलों में आकर के 24 तारीख की शाम से लेके 25 तारीख की शाम तक ये तकरीबन 2000 लोग आए यहाँ पे। बिल्कुल नौजवान तरोताज़ा लोग थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखी थी और जिन्होंने अपने चेहरों को ढांक रखा था। ये लोग वहाँ पर रहे 24 घंटे से ज़्यादा, वहीं पे इनका खाना वगैरह आता था और ये लोग 2-2, 3-3 घंटे पर निकल करके जा करके लूट मार करके वापस आते थे। ये तो ये कैसे हो सकता है, कैसे वो आ सकते हैं, कैसे 24 घंटे रह सकते हैं, फिर कैसे ये लोग वहाँ से निकल भी सकते हैं इतने आराम से। तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको करने दिया, जिन्होंने उनके लिए सहूलत फराहम की। और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी SIT वगैरह बनती है, और हमने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चंद दिन पहले ये मुतालबा किया था कि एक सिटिंग हाई कोर्ट जज जो है वो करे, ताकि इसको मानवियत मिले और ताकि वो सारे हक़ाइक़ सामने आ सकें। इसलिए उसके पास वो सब पावर होगा कि उनको मजबूर करे कि ये चीज़ें आएँ, तो मालूम हो सके भाई किसने प्लानिंग की और कैसे हुआ और कैसे इतने लोग यहाँ पे आ गए और कैसे चुन चुन करके उन्होंने ये किया। और ये हालत ये है कि ये चीज़ जो है किसी दूर दराज किसी इलाके में नहीं हो गई, बल्कि एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे 80,000 पुलिसकर्मी इसी काम पे तैनात हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखें, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे। जी, आपने 80,000 पुलिस की बात कही, पुलिस पर्सनल की। जब पुलिस ही साथ में हो तो वो 2 लाख भी हो तो कम है। दूसरी बात, जब रूलिंग पार्टी के लोग धमकी दे के जाते हैं पुलिस की मौजूदगी में, और वो वीडियो आप देखें तो DCP साहब के चेहरे पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई ऐसी बात सुन रहे हैं जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए। बाकायदा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कहीं कैमरे से पहले आपस में उनको चाहिए था उसी वक्त वहीं उसको गिरफ्तार करते। बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक साबिक DGP ने कहा है अगर मैं होता तो गिरफ्तार कर लेता इन लोगों को, अब लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब BJP के ही लोग, मैं तो चूंकि बाकायदा वीडियो मौजूद हैं कपिल मिश्रा की और उसके अलावा भी बहुत सी, तो अगर वही लोग स्कूलों पर, बिल्कुल ऐसा हुआ ये तो जैसे आतंकवादी किसी एक जगह कुछ कैप्चर कर लें कोई बिल्डिंग और वहाँ से अपना पूरा आतंक फैलाएं, तो उसमें क्या माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर आप इसमें क्या कर रहे हैं? कानूनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है? आपके यहाँ क्या मुमकिन है? किस तरह से लोग शिकायत कर सकते हैं? क्या हो सकता है ऐसे वक्त में? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन इतना पावरफुल नहीं है कि सब कुछ कर ले, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जहाँ इंटरवेंशन कर सकते हैं, जहाँ हम नोटिस दे सकते हैं, जहाँ हम फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पे हम ट्विटर से कुछ कर सकते हैं, वो हम मुस्तकिल पहले दिन से कर रहे हैं। बल्कि 15 दिसंबर को जब जामिया मिल्लिया पे अटैक हुआ तो उस दिन से कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं। और ये दौरा भी इसी ज़िम्न में था ये। और इसके अलावा हमने आपने क्या क्या देखा? किन किन इलाकों में गए आप? अफेक्टेड एरियाज़ में आपका डेलीगेशन? अफेक्टेड एरियाज़ हर जगह तो हम नहीं गए, लेकिन हम भजनपुरा गए, हम खजूरी खास गए, हम शिवपुरी गए जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है, हम जो है शिव विहार गए और इस अंदर आसपास की जगहों पे गए, लेकिन हर जगह तो नहीं जा पाए पूरे दिन, हालांकि हम लोग वहाँ पे रहे। और जो कुछ देखा हमने उतना काफ़ी था कि तकरीबन ये सब इलाके ऐसे थे जहाँ से कि मुसलमान भाग गए। उस दिन कुछ लोग आए हुए थे सिर्फ देखने के लिए कि भाई क्या हालत है, वो कहीं और रह रहे हैं वो। और वो घर जो है जो भी हमने देखे वो इस लायक नहीं कि वहाँ आया सके। अंदर तो मलबा पड़ा हुआ पूरे दीवारें वारे टूट करके, आपका छतें टूट करके वहाँ गिरी हुई हैं। तो जब तक बहुत ठीक से उसकी मरम्मत ना हो या दोबारा ना बनाया जाए वो रहने काबिल नहीं है वो। तो इस वक्त ये समझना कि वो लोग आकर रहेंगे वहाँ पे नामुमकिन है। लेकिन 2-3 महीने 4 महीने के बाद भी जब कुछ बन जाएगा, उसके बाद भी मैं समझता हूँ जब तक लोगों के अंदर ये इत्मीनान न दिलाया जाए कि वो वहाँ पे सुरक्षित हैं और जो है पुलिस और सिस्टम जो है उनकी हिफाजत करेगा, वो लोग शायद वहाँ ना रहें। यानी कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे होंगे जो कि कहेंगे भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है मुझे। तो ये जो है सिस्टम की फेलियर है, पुलिस की फेलियर है, हुकूमत की फेलियर है। और इस पर बहुत ही, अगर वाकई इन लोगों को इस मुल्क से
मोहब्बत है तो सोचना चाहिए किस किस्म का हिंदुस्तान वो बना रहे हैं। जी, तो इसमें अब रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ सरकारी एजेंसियों को आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, या क्या वो ऐसा तरीका हो जिसमें और बारीकी से असेसमेंट हो सके? क्या कहीं कोई सरकार में कहीं कोई गुंजाइश ऐसी होती है कि ऐसे हालात में उनको वापस फिर से अपने पैर पे खड़ा होने की हालत बन सके? उसमें क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, दिल्ली जो मरकजी सरकार है उसने तो आज तक सांस टिकार नहीं ली, जी जी कुछ नहीं बोल रहे, हालांकि वो भी यहीं मौजूद है। जी 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 और पुलिस उसी ही की है, बेशक। पुलिस जो है मकामी सरकार की नहीं है। जी जी लेकिन मकामी सरकार जो दिल्ली की सरकार है उसने मुआवज़ों की एक शरह तैयार की है कि मरने वालों को इतना, और ज़्यादा ज़ख्मी होने वालों को इतना, कम ज़ख्मी वालों को इतना, मकान में ज़्यादा डैमेज हुआ तो इतना, ये सब किया है। जी 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 तो हमने ये पाया, जैसे ही ऐलान हुआ हमने पाया कि ये बात तो बहुत ही कम है, जो भी बता रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। तो हमने जो है चीफ मिनिस्टर साहब को ये ख़त लिखा है कि आप इसे कम से कम डबल कीजिए, और उसके अलावा जो मुआवजा का तयन करते हैं वो सर्वे के बाद ही कीजिए, पहले से मत कीजिए, इसलिए कि बाद लोगों को नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है, यानी करोड़ों में नुकसान हुआ है। उसके लिए आप 5 लाख रुपए दे देंगे, उसके लिए क्या माने रखता है? उसके लिए उसको तो दोबारा पाँव पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार से हमने दरख्वास्त की हुई है। और उसी के अलावा हमारे सामने ये भी बातें आई कि जो मकामी जो पुलिस वाले हैं वो तंग कर रहे हैं, ठीक से शिकायत नहीं लिख रहे हैं। जी जी या रिपोर्ट देने जाते हैं, उनसे कहें कि आप तुम अपना आधार कार्ड लाओ, अपना ये लाओ। भाई आदमी भाग के गया, उसके पास कहाँ आधार कार्ड होगा? जी जी उनको लेना चाहिए उनको। तो उस सिलसिले में हम कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह से एसडीएम के ऑफिसों में ये कहा गया कि साहब एक घर में एक ही परिवार को मिलेगा, चाहे कई परिवार रहते हो, भाई एक घर में या एक बिल्डिंग में तो बहुत से लोग रहते हैं। तो एसडीएम साहब ने खुद से फैसला कर दिया कि नहीं, हम एक ही को देंगे। तो हम इस सब के सिलसिले में कैसे तय होगा, वो कौन मिलेगा, ये भी एक मसला। जी 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 तो इस सिलसिले में हम ये लोग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि हर परिवार को मिले, और ये कि जो मुआवजा मिलने वाला है वो भी बढ़े। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ NGOs वगैरह काम कर रही हैं, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि आप लोग उमूमी न कीजिए, बल्कि अलग अलग इलाकों को, मोहल्लों को और सड़कों को चुन लीजिए, ताकि वहाँ पर आप पूरा काम कर दें, न कि यहाँ कुछ कर दिया वहाँ कुछ कर दिया। तो वो भी मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी जो है और NGOs जो हमारी जो है जो इस तरह की हैं वो भी बहुत कुछ करेंगी, और हमारी जो मुस्लिम जमातें हैं वो भी करती रहती हैं, वो भी करेंगी। लेकिन असल ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और आवाम को सुरक्षित रखना, उनको यानी हिफाजत उनको फराहम करना, ये सरकारी काम, सरकार की बुनियादी ज़िम्मेदारी नंबर 1 यही शुरू होती है कि आप जो भी उस इलाके में लोग रहते हैं आपके हुदूद के अंदर, उनको आप जो है यानी महफूज रखिए। अगर आप महफूज नहीं रखिए तो आप जाइए यहाँ से, आपको कोई काम नहीं है। अगर आप बुनियादी काम में आप नाकाम हो गए तो असल मुआवजा, असल जो काम है वो सरकार का है, चाहे मकामी हो चाहे मरकज़ी सरकार हो, उनका काम है। अच्छा, हॉस्पिटल्स दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। हॉस्पिटल से भी ऐसी शिकायतें आ रही थी उन दिनों शुरुआत में कि वो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, डेड बॉडीज़ तक एक्सेस नहीं दे रहे लोगों की। तो क्या आपको लगता है कि ठीक है सरकार आम आदमी पार्टी की है, उस सिस्टम में बैठे हुए लोग, अंदर लोग, क्या वो बीजेपी के हमदर्द या किसी तरह के ऐसे लोग थे जो उन्होंने ऐसा किया, या क्या कमी कहाँ रह गई इसमें जो पोस्टमार्टम वाले हिस्से नहीं में? ऐसा है, इसमें पोस्टमार्टम जो है सिर्फ सरकारी अस्पताल में होता है। जी जी। अब वो उस इलाके का जो सरकारी अस्पताल है वो गुरु तेग बहादुर है, उसके बारे में हमें बिल्कुल शुरू में इत्तला मिली कि वहाँ पर 30 लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन वो भी इसी दिल्ली हुकूमत के अंडर ही आता है। हाँ, आता है, मैं अब उसके बारे में बताऊँगा। तो मालूम हुआ कि 30 लाशें पड़ी हुई जिनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, और लोग बाहर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं कई दिन से। तो हमने उनको फ़ौरन हाथ से उनको नोटिस भेजा, उनको बल्कि ऑर्डर भेजा कि आप फ़ौरन जो है इनका पोस्टमार्टम कीजिए और इनकी लाशें जो है उनके वर्षा के हवाले करें, ताकि उसकी तदफीन वगैरह कर सकें वो। तो इस सिलसिले में ये दिल्ली गवर्नमेंट की कमी है, और मैंने इसको खुल के कहा भी है, और भी दोबारा कहता हूँ कि जहाँ पे वो कर सकते थे वो भी उन्होंने नहीं किया। बाद में करना शुरू किया, वो ठीक बात है, लेकिन उस वक्त जो है आप पूरे अस्पतालों को अलर्ट कर देते हो, आपके जो वजीर सेहत हैं वो जाकर के वहाँ बैठ जाते, वहाँ पे देखिए कैसे नहीं होता, सब कुछ होता। जी जी जी। लेकिन अफसोस है कि ये उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा
हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनको उस इलाके में जाना चाहिए था, डीसी के ऑफिस में जाके बैठ जाना चाहिए था, एलजी के घर जाके बैठ जाना चाहिए था, उसके बजाय वो तो हमसे पहले करते रहे, बाकायदा धरने भी देते रहे अपनी। तो उन्होंने, लेकिन ये नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये तो वही जानते हैं, लेकिन ये एक कमी रही है। बाद में उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त में जबकि दिल्ली 4-5 दिन तक जल रही थी, उन्होंने या उनके साथियों ने कोई ख़ास काम नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। मकामी एमएलए है या वज़रा है, जो उसमें 7-8 वज़ीर हैं इनके पास, वो सब अगर जाके वहाँ खड़े हो जाते तो मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा, अब हालात अभी भी कभी कभी कुछ वाक़यात वहाँ से उसी किस्म के नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को क्या इस वक्त मशवरा देंगे, नसीहत करेंगे, क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा मसला है कि लोग डरे हुए हैं, अपने घरों को वापस नहीं आ रहे हैं, जो जहाँ है वो वहाँ भी डर रहा है। उसको किस तरह से, उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कैसे हालात बेहतरी की तरफ? नंबर एक तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को अब होश आ गया है और पुलिस जिम्मेदारी दिखा रही है। ये मैं समझता हूँ ये हो चुका है, उस वक्त नहीं था। जी। लेकिन अब चूँकि प्रेशर भी पड़ा है, बेइज्जती भी हुई है पूरी बहुत ज़्यादा, तो कुछ बेहतर हुई है हालत। लेकिन हमारे लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए। डरना तो सिर्फ अल्लाह पाक से डरना चाहिए। वही हमारा हाफिज़ और वही हमारा मुहाफिज़ और अमन देने वाला है। तो डर के भागना ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बाज़ औक़ात में भागना भी एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन इस तरह से कि भाई हम इस इलाके में नहीं जाएंगे, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर कोई इस तरह का, वही तो दूसरे लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल गेटोज़ में जाकर के, वो तो चाहते हैं कि आप वहाँ से निकल जाइए। बल्कि ये हो रहा है कि साहब ये निकल जाएंगे तो ये घर मेरा हो जाएगा। इस तरह की बातें, इस तरह की बहुत ही मुजरिमाना किस्म की बातें हो रही हैं। तो उनको उसका मौका नहीं देना चाहिए। अगर आदमी को जाना है तो अल्लाह ठीक से बेच करके कहीं और जाए, ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ के चला जाना या औने पौने दाम में बेचना वो भी मुनासिब नहीं है। तो हमको हिम्मत से रहना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। और बाज़ लोगों ने मुकाबला भी किया। दंगाई अगर आ जाएँ तो ऐसा नहीं है कि भाग जाएं आप जो है उनका, या अपने आप को पिटवा लें। नहीं, आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। शुरुआत कभी भी नहीं करें। शुरू करना तो जुर्म है, लेकिन अपने आप का डिफेंस करना ये तो आपको कानून देता है, आपको दस्तूर आपको देता है कि आप अपने डिफेंस में किसी को मार भी डालें तब भी आपको सज़ा नहीं होगी, लेकिन डिफेंस में खुद से नहीं शुरू करें। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो है कभी भी दंगा ना करें, हम कभी भी यानी मौका भी न दें कि शुरू हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसका मुकाबला भी करें। हम भागे नहीं, हम जो है वो भागना तो जो है बुज़दिलों का काम है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया और सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी बताया। हिम्मत रखें, घर छोड़ करके ना जाएं, ये बहुत ही अहम बात है। और आपने ये भी बताया कि कौन उसके ज़िम्मेदार हैं, और इतनी बड़ी तादाद में स्कूलों में लोग आ जाते हैं और वहाँ से फसादी जाते हैं और फिर वापस आके खाना भी खाते हैं। तो ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म फसाद था जो बाकायदा एक कम्युनिटी को टारगेट करके हमले किए गए थे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।